शुरू करें। इस देश के अंदर एक ऐसी तानाशाह सरकार चल रही है जिसने देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए दिन रात काम करने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। उस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। घर में 14 घंटे छापेमारी की सीबीआई ने, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। और अब कल्पना कीजिए कि 10,000 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। कोई तो संपत्ति मिलती, कोई तो पैसा मिलता, कोई तो कागजात मिलता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से और अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। अडानी की नौकरी करने वाली मोदी जी की सरकार, जो लाखों करोड़ के घोटाले में फंसी हुई है, 1,000-2,000 करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ के घोटाले में, उससे ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। और कब की जा रही है? जब संसद में जेपीसी की मांग हुई कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, जेपीसी बनाओ, अडानी की जांच कराओ। उससे ध्यान हटाना है, कभी इसी को, इसको नोटिस, कभी उसको नोटिस, और अब जेल में डाल दो मनीष सिसोदिया को। वो अडानी जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, यानी आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। और उस अडानी ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ? बगल के मॉरिशस में 6 कंपनियां एक पते पे खोली, फर्जी कंपनियां, और 42,000 करोड़ रुपए का कालाधन अपनी कंपनियों में लगाया। और ऐसे ही तमाम करेबियाई देशों में फर्जी कंपनियां खोल के हजारों करोड़ रुपए अपनी कंपनी के अंदर लगाया। यह कालाधन किसका है मोदी जी? पूरा देश आपसे पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कालाधन है? मोदी जी आपका कालाधन है? आपके अधिकारियों का कालाधन है? या फिर आतंकवादियों का कालाधन है? किसका कालाधन है जो अडानी की कंपनी में लगाया? अगर इसकी जांच हो जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो जाएगा। और इसी के कारण मनीष सिसोदिया का मामला उठाया गया है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जो पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम कर रही है, अनुकरणीय काम कर रही है, लोगों को फ्री बिजली देना, फ्री शिक्षा देना, फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्था देना, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराना, जनहित के सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट देना, दरअसल यह गले की हड्डी बन गया नरेंद्र मोदी जी की। वो नहीं चाहते कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार चले जो दुनिया और देश के लिए उदाहरण बने। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूलों को देखना है। परेशानी यह है कि आज जो दिल्ली सरकार की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, उससे बौखलाकर यह कार्रवाई की जा रही है। यह तानाशाही की इंतहा है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं। और मोदी जी
इस तानाशाही का अंत जरूर होगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ लाखों करोड़ की लूट करने वाला आपका मित्र अडानी है, जिस पे सीबीआई खामोश, सेबी खामोश, ईडी खामोश, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खामोश, उसके पोर्ट से, मुंद्रा पोर्ट से हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, सारी की सारी एजेंसियां खामोश। एक तरफ लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला अडानी है, आपका मित्र अडानी है मोदी जी, जिसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते, और दूसरी तरफ लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया हैं, जिनको आप जेल में डाल रहे हैं। इसलिए लोग आपके साथ इंसाफ जरूर करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। यहां किसी की तानाशाही लंबे समय तक नहीं चल सकती। आप इन मुकदमों से हम लोगों को डरा रहे हैं। पता तो कर लीजिए आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री। अरे हम आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी हैं। हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते मोदी जी। अब हमें जेल का, मुकदमों का, एफआईआर का, गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं। कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपके घोटाले को हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। इसलिए जितना मुकदमा लिखना है लिखो, जितनी बंदर घुड़की दिखानी है दिखाओ। पूरे देश के सामने मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई के इस रिश्ते को उजागर करेंगे हम लोग। इस प्रकार की कार्रवाइयों से हम रुकने वाले नहीं। आज क्या हुआ हमारे कार्यालय पे? आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। दिल्ली देश की राजधानी है, और ये हमारे इस राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर अब पुलिस वालों को भेज रहे हैं, या हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये बहादुरी बेईमानों के खिलाफ आप में क्यों नहीं आती? ये बहादुरी अडानी के खिलाफ क्यों नहीं दिखाते? आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे आप छापे मार रहे हैं, पुलिस वालों को भेज रहे हैं यहां अंदर। ये दिन बदलेगा मोदी जी। आपने अच्छा नहीं किया मनीष सिसोदिया के साथ। मनीष सिसोदिया इस देश के करोड़ों बच्चों के दिलों में बसते हैं। इस देश के अभिभावक चाहते हैं कि उनके राज्य का भी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के जैसा हो। दिल्ली के बच्चों को आपने दुखी किया है। बच्चे वैसे भी भगवान होते हैं, और उन नन्हे मुन्ने बच्चों को आपने दुखी किया है, क्योंकि उनके लिए दिन रात काम कर रहे थे मनीष सिसोदिया। तस्वीरें हैं, देख लीजिएगा मोदी जी। 15 के पहले दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत थी, और आज अरविंद केजरीवाल जी के और मनीष सिसोदिया जी के प्रयासों से दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तानाशाही का अंत होगा, और इस देश की जनता आपकी तानाशाही का अंत करेगी। आपने अत्याचार, अन्याय और तानाशाही के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। कोई प्रश्न हो आप लोगों का? पुलिस की कार्रवाई पर क्या कहेंगे? आज इस तरह हुआ दफ्तर में पुलिस घुसी। आप सबके कैमरे में कैद है, और ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की नहीं है, ये कार्रवाई मोदी सरकार की है। दिल्ली पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये सब मोदी जी के इशारे पे काम करते हैं। आप लोग को आगे तक जाने जो कहा जाता है वहां से वही ये लोग करते हैं। इतनी अकल तो दिल्ली पुलिस वालों को भी है कि ऑफिस में किसी के नहीं घुसा जा सकता, लेकिन यहां ऑफिस के अंदर घुस रहे हैं तो किसके कहने पे घुस रहे हैं? कहां से निर्देश मिल रहा है उनको? हम लोग सीबीआई के दफ्तर के पास बहुत कम संख्या में कुछ लोग बैठे हुए थे, कल वहां से उठा लिया।
एक कैबिनेट मंत्री, 3 विधायक, 12-13 पार्षद, मुझे। हमने कहा क्यों ले आए? कहना आप डिटेन किया है। हमने कहा कितनी देर? बोले पता नहीं। तो तानाशाही है, सवाल आप कर नहीं सकते। लगभग 24 घंटे तक हम लोगों को बिना किसी कारण के थाने में डिटेन करके रखा गया और बाद में सुबह कहा गया कि जाइए। तो ये सब अपने मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं पुलिस वाले। इनको जो ऊपर से कहा जाता है वही करते हैं लोग। आप लोग अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी रखेंगे अभी या अभी रैप अप? अब आगे फैसला आने दीजिए, सीबीआई कोर्ट का फैसला क्या आता है, तो आगे की रणनीति फिर हम लोग आपको बताएंगे। संजय जी, विपक्ष की तरफ से लगभग तमाम पार्टियों ने और खासकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आपके समर्थन में बयान दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस गिरफ्तारी को चेयर कर रही है इस वक्त। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र इनसे मिलता जुलता है। इसी प्रकार की तानाशाही इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने भी किया है। इसी प्रकार की कार्रवाई और दुरुपयोग सीबीआई का, ईडी का पहले कांग्रेस भी कर चुकी है। तो कांग्रेस का मामला तो ऐसा है कि गुनाहों से खुद जब हाथ रंगे हुए हैं तो वो कैसे बोलेंगे। और आप सोचिए कि जब राहुल गांधी पे कार्रवाई होती है, सोनिया गांधी जी पे कार्रवाई होती है, तब तो ईडी सीबीआई अत्याचार कर रही है। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेसी लड्डू बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो एक ऐसा दो तरफा नजरिया है। अगर ईडी सीबीआई की फर्जी कार्रवाई मनीष सिसोदिया के मामले में सही है, तो वही कार्रवाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मामले में भी सही है। उसको स्वीकार करो, रोते क्यों फिर? तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, अखिलेश यादव जी का, केसीआर जी का, आरजेडी विजयन जी का, जेडीयू का, सीपीआई एमएल का, सबका, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, जिन्होंने, शिवसेना का, संजय रावत जी का भी बयान आया था। उन सारी राजनीतिक दलों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो इस संकट के समय में और इस तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं सिर्फ फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि इसका अंत तो होगा। और आज एक पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे आपके 2 मंत्रियों पे कार्रवाई हो गई, 2 मंत्रियों पे कार्रवाई हो गई। तो मैंने कहा भाई, अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना है, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं, सदुपयोग करना हो तो मुझे 3 घंटे के लिए दे दीजिए सीबीआई ईडी। मोदी जी भी अंदर चले जाएंगे और अमित शाह भी चले जाएंगे और अडानी भी चला जाएगा। दे दीजिए ना। वो तो दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं सदुपयोग करके दिखा दूंगा। तो जांच एजेंसियां अगर ऐसे काम करेंगी, ईडी जो है, आप सोचिए 8 वर्षों में 3000 केसेस किए ईडी ने, सिर्फ 0.5% केस सही पाया गया, बाकी सारा का सारा केस झूठा पाया गया। यह है। तो जिस संस्था का कन्विक्शन रेट 0.5% है ईडी, उसने सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई की। जिस संस्था ने तमाम तरीके की जांच कर ली और कोई सबूत नहीं मिला मनीष सिसोदिया पे, सीबीआई, वो मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई कर रही है। तो इस बात पे कृपा करके मीडिया के मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि पता चले किसी सब सुबह दिलीप पांडे उठ रहे हैं, दूसरी सुबह संजय सिंह उठ रहे हैं, तीसरी सुबह कोई और मंत्री उठ रहा है, कोई और। इस पे बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा। हम लोग तैयार हैं इसके लिए। जब चाहो, जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो गिरफ्तार करो, लाठी चलाओ, मुकदमे लिखो, जो मन में आए करो। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, इस मोदी अडानी के घोटाले से मुंह नहीं छिपा पाओगे मोदी जी। कार्रवाई जितनी करोगे उतना इस बात को जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। अडानी के नौकरों से हम लोग डरने वाले नहीं। संजय जी, बीजेपी
शिक्षा मंत्री होते हुए आबकारी विभाग भी था उनके पास, और सीबीआई ने उन्हें शराब घोटाले से संबंधित मामले में जब गिरफ्तार किया है, तो आप लोग शिक्षा को ढाल बनाकर उन्हें बचाने के लिए इसे एज ए ढाल पेश कर रहे हैं। मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक उन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुमने अपने बच्चों से बात की? अपने बच्चों से जाकर चेहरे उनकी आंख से आंख मिलाकर पूछो। सारे भाजपाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को मोदी जी ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे तमाचा तो नहीं मार सकते अपने बाप को, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो बच्चे उनको जो जवाब देंगे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। वो मैं सारे भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, खासतौर से दिल्ली के भाजपाइयों से जरूर कहना चाहता हूं कि कृपा करके अपने बच्चों से आंख में आंख मिलाकर एक बार कहो ये बात कि मनीष सिसोदिया को मोदी जी ने गिरफ्तार कर लिया। बेटा ठीक किया या गलत किया? पूछो उनसे, वो जवाब देंगे तुमको। मनीष सिसोदिया ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी प्रकार की रिश्वतखोरी बेईमानी नहीं की। सारी जांच सीबीआई ने कर ली, कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने जैसा आपको कहा, राजनीतिक कारणों से अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए विस्तार से परेशान होके, मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल से परेशान होके मोदी जी ने कार्रवाई की है। और जो मौजूदा मामला चल रहा है इस वक्त, जो सबसे गर्म मामला है, जेपीसी की मांग और मोदी अडानी घोटाले की जांच, उस जांच के मामले को दबाने के लिए कार्रवाई की गई। थैंक यू। शुरू करें? शुरू करें? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अडानी के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। वो फैसला, जहां एक और सराहनीय फैसला है, अडानी की घोटाले की 6 सदस्यीय समिति बनाकर जांच कराने का फैसला है। उस समिति में पूर्व न्यायाधीश को शामिल करके जांच कराने का फैसला है। वहीं दूसरी तरफ यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर जोरदार तमाचा है। 140 करोड़ लोगों ने चुनकर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया। पूरा विपक्ष एक स्वर में मांग कर रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है अडानी घोटाला, कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा घोटाला है अडानी घोटाला। एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। प्रधानमंत्री जी, जेपीसी से जांच कराइए। पूरे सदन के सत्र के दौरान हम लोग एक ही मांग करते रहे, लेकिन एक कहावत हमने सुनी थी कि रोम जल रहा था, नीरव बंसी बजा रहा था। करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा था, अडानी का महाघोटाला सामने आया था और नरेंद्र मोदी जी जांच कराने से भाग रहे थे, जांच कराने के लिए तैयार नहीं थे, जेपीसी बनाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बहुत ही साफ है, जो पहले दिन से मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी के साथ मिलकर देश की संपत्तियों को नीलाम कर रही है, औने पौने दामों में बेच रही है। मोदी जी ने अडानी को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। यानी अगर पाताल में चले जाइए तो कोयला और गैस अडानी को दे दिया, आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी को दे दिया। आकाश से लेके पाताल तक
सब कुछ अडानी को दे दिया, सब कुछ अडानी को दे दिया। और इतना ही नहीं रुके, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। जब घाटा होने लगा व्यवसाय में तो 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। और उस अडानी ने क्या किया, अपने भाइयों के साथ मिलकर सैकड़ों फर्जी कंपनियां पूरे देश में और दुनिया में खोलने का काम किया। सैकड़ों फर्जी कंपनियां तमाम टैक्स हेवन कंट्रीज में, मॉरिशस और कैरेबियाई देशों में खोलने का काम विनोद अडानी ने किया, जो इसका भाई है अडानी का। और अकेले मॉरिशस का मैं बता रहा हूं, अकेले मॉरिशस एक पते पर 6 फर्जी कंपनियां खोली गई। उन 6 फर्जी कंपनियों की आमदनी का जरिया क्या है मालूम नहीं, लेकिन उन 6 कंपनियों के माध्यम से भारत में अडानी की कंपनी में 42,000 करोड़ रुपए लगाया गया। 42,000 करोड़ रुपए क्या कर रही थी सेबी जब यह काला धन लग रहा था? क्या कर रही थी ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा था जब यह काला धन अडानी की कंपनियों में लग रहा था? सेबी इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि सेबी में अडानी का समधी बैठा हुआ है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने सेबी से भी जांच की रिपोर्ट मांगी है, कम से कम उसके रिश्तेदार को उसमें शामिल ना किया जाए। वो रिश्तेदार अगर जांच करेगा तो कैसी जांच रिपोर्ट बना के देगा, यह समझा जा सकता है। क्योंकि सेबी तो खामोश रही है। अनाप शनाप पैसे दुनिया के देशों से काला धन हजारों लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में आ रहा था, सेबी देख नहीं पाई। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रखने की जिम्मेदारी तो सेबी की है, क्योंकि वहां पर हो रहे किसी घोटाले घपले को देखने की जिम्मेदारी सेबी की है। अगर शेयर ओवर वैल्यू हो रहा था, मुनाफा ना होने के बावजूद शेयर के दाम अचानक बढ़ रहे थे, तो सेबी ने क्यों उस समय जांच नहीं की? LIC का करोड़ों रुपए डूब गया, हजारों करोड़ रुपए डूब गया। SBI ने हजारों करोड़ का कर्जा दे रखा है। आज जिन लोगों का पैसा LIC में बुढ़ापे के पेंशन के लिए, बीमारी के लिए, बेटी की शादी के लिए लगा है, वो सारे लोग चिंतित हैं। जिन लोगों ने SBI में पैसा जमा कर रखा है, वो सारे लोग चिंतित हैं। और बैंक मोदी जी डुबाना चाहते हैं, इसका एक ही प्रमाण है कि इन्होंने कहा है भले ही आपका करोड़ों रुपए बैंकों में जमा हो, लेकिन नया कानून मोदी जी ने बना दिया, वापसी सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा। भले ही बेटी की शादी के लिए आपने 20 लाख जमा किया हो, बेटी की शादी की तारीख आ गई, बैंक डूब गया, तो मोदी जी सिर्फ आपको 5 लाख रुपए देंगे और कहेंगे अपना रास्ता नापो। यह कानून बन गया, नया कानून बन गया। कोई भी बैंक डूब जाए, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि अपने दोस्त को उन्होंने अनाप शनाप फायदा पहुंचाया है, देश के बैंक डूबेंगे, देश के बैंक डूबेंगे। नया कानून कहता है 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए यह जो फैसला है, यह भारत की सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने के लिए तो करते हो मोदी जी, अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए उन सारी जांच एजेंसियों को काल कोठरी में बंद कर देते हो, उस पर कार्रवाई नहीं करते हो। यह भी पूरे देश ने देखा। हमारी जेपीसी की मांग सदन में आवाज उठाना या सदन की प्रक्रिया में आवाज उठाने का मौका न मिलने पर सदन पे नारे लगाना और बाधित करना 100% सही था। यह बात आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गई। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, यह कॉरपोरेट जगत का और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में उनके मित्र अडानी ने किया है। इसकी जांच की परतें खुलनी चाहिए। और जेपीसी की जो हमारी मांग है, क्योंकि सदन सर्वोच्च है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है,
जेपीसी की जो हमारी मांग है उस जेपीसी के माध्यम से जांच होगी तो बहुत सारे और सच और तथ्य सामने आने में मदद मिलेगी। पहली बात तो यह अडानी को लेकर मामला था। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो स्वागत योग्य फैसला है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के नाम से। वो है चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया को निर्धारित करने का फैसला। अब प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। आप बताइए, चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक प्रधानमंत्री जी की रैलियां ना हो जाएं, योजनाओं की घोषणाएं ना हो जाएं। चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक गृह मंत्री जी की रैलियां और सभाएं ना हो जाएं, और ये सब कुछ देखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हैं। यानी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लंबे समय से आवाज उठ रही थी, और आज ये जो फैसला आया है कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का एक मेंबर होगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं होंगे और मुख्य न्यायाधीश जी होंगे, वो लोग मिलकर चुनाव आयोग का गठन करेंगे। ये एक अच्छा बेहतरीन फैसला है और इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कायम रखने में, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में, भारत के संविधान को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपके कोई प्रश्न हो? आपने जेपीसी की मांग को लेकर बोला, तो क्या इसमें से संतुष्ट आप लोग नहीं है? जेपीसी की मांग को लेकर सदन के अगले सत्र में जो 13 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें भी आवाज उठाते रहेंगे? देखिए, जेपीसी की मांग जो है वो पार्लियामेंट की मांग है, पार्लियामेंट के सदस्यों की मांग है। जेपीसी की मांग से सुप्रीम कोर्ट की जांच में कोई अंतर नहीं आएगा। जेपीसी तो पार्लियामेंट की होती है भाई। एक ही चीज, एक ही घोटाले की जांच सीबीआई भी करता है, ईडी भी करता है। ये तो मोदी जी ने सिखाया है। तो इतना बड़ा महाघोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी जांच करे और जेपीसी भी जांच करे। अरे अब तो शर्म करके जेपीसी बना दो, अब क्या दिक्कत है भाई? अब तो शर्म करके जेपीसी बना दो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। तो ऐसा नहीं है कि जेपीसी बनाने का या जेपीसी के गठन करने की कोई प्रक्रिया इस फैसले से बाधित होगी, कतई बाधित नहीं होगी। आज प्रधानमंत्री जी चाहे जेपीसी बना सकते हैं। ये जो नई कमेटी बनाई गई है, क्या इसके बाद विपक्ष के तमाम जो सवाल थे सीईसी को लेके और इलेक्शन कमीशन को के रोल को लेके वो खत्म हो जाएंगे, या फिर सीबीआई डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट इसी तरह की कमेटी से होता है, वहां भी आपके सवाल बरकरार रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सरकारी नियंत्रण था, यानी सरकार जिसको चाहती थी बिठाल देती थी चुनाव आयोग में, कम से कम इस फैसले से वो बात खत्म होगी। अब इसमें विपक्ष भी शामिल हो गया और मुख्य न्यायपालिका भी शामिल हो गई, मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं जो एक सरकारी नियंत्रण था चुनाव आयोग के गठन में, वो खत्म होगा इससे। विपक्षी एकता की मांग फिर से उठी है। बीते दिन चेन्नई में तमाम विपक्षी दलों को जुटे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां से एक तरह से अपील की कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। डीएमके का उन्होंने उदाहरण दिया कि जब भी डीएमके साथ में चुनाव लड़ा कांग्रेस के, वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। तो क्या आम आदमी पार्टी के देखिए ऐसा है कि विपक्षी एकजुटता का एक आधार होना चाहिए। इस बात को हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पे कहा। जब उद्धव ठाकरे जी से भी मुलाकात हुई तब भी मीडिया के सामने आके कहा कि विपक्ष इस देश के लोगों को महंगाई से निजात कैसे देगा, बेरोजगारी से निजात कैसे देगा, महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुदृढ़ हो पाएगी, एक खाका क्या है विपक्ष के सामने इस देश को देने का, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का, पहले वो तय होना आवश्यक है। और बाकी इस समय जो चुनौतियां हैं, जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, गैस का सिलेंडर जिस हफ्ते मन होता है, जिस महीने मन होता है बढ़ा देते हैं, तो ये सारे प्रश्न हैं। आप बताइए, फ्री सिलेंडर देने की बात कही थी अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अभी ठीक होली के पहले उन्होंने तोहफा दे दिया, 50 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया, 350 रुपए कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया।
तो इन लोगों की बातों और वादों का जो भरोसा टूटा है, एक तरफ वो मुद्दे हैं और दूसरी तरफ हमारे सामने क्या सपना है इस देश के लोगों के लिए, वो एक सपना, वो एक व्यू, वो एक विजन तैयार होना चाहिए और तब हम लोग विपक्षी एकता की बात करें, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का और पार्टी का मानना है। संजय जी, G20 देशों के विदेश मंत्री आए हैं, चीन के भी आए हुए हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी व्यापार और रिश्ता खत्म करने की कई बार मांग कर चुकी है चीन से। इस दौरे को, इस पूरे समिट को किस तरीके से देख रहे हैं चीन के? देखिए, ऐसा है कि दोहरा रवैया मोदी जी की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का चीन को लेकर रहता है। कभी तो इनके चेले निकल पड़ते हैं मैदान में, सामान का बहिष्कार करो, ये दुकान तोड़ेंगे, वो दुकान तोड़ेंगे। अरे भाई, कोई चीनी सामान बेच रहा है, वो तो पैसा देके ला रहा है, तुमने खोला है मार्केट। वो तो भारतीय है बेचारा, उसने बैंक से लोन उठाए हैं दुकान खोलने के लिए, तो भाजपा के गुंडे उसकी दुकान तो तोड़ने पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके जो नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो चीन के प्रधानमंत्री को झूले पे घुमाते हैं, झूला झुलाते हैं, आओ झूला झुलाते हैं तुमको। तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। वो लोग हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार हैं, हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करते हैं, उनके साथ हमारी सेना मुठभेड़ करती है, अपने जान हथेली पर रख के सीमा की सुरक्षा करती है। आप एक बार भी भारत की सीमाओं की सुरक्षा का विषय उनके सामने नहीं उठाएंगे और खाली उनको झूला झुलाएंगे, और आपके चेले जो है भाजपा के, वो चीनी सामानों का विरोध करने की नौटंकी करेंगे, तो ये बात तो ठीक नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। तो इसलिए एक स्पष्टता के साथ अपना मत चीन के मुद्दे पर भारत की सरकार को रखना चाहिए। कल अडानी जी घोटाले का पहला एपिसोड था और मैंने आपसे कहा था कि अडानी जी घोटाला कई एपिसोड में आपके सामने आएगा। आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, उसको जानकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ एक सरकार को धोखा नहीं दिया गया, सिर्फ 1 लाख करोड़ की कोयला चोरी नहीं की गई अडानी के द्वारा, बल्कि गुजरात सरकार और गुजरात की जनता को भी किस तरीके से अडानी ने धोखा दिया है, उसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और यह जो जानकारी आपको साझा करने जा रहा हूं, यह भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लिखी गई चिट्ठी के आधार पर जारी करने जा रहा हूं। और इस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा है कि जो अडानी को राजस्थान के सरकार के द्वारा पारसा कांटा 2 कोयला की खदानें दी गई मोदी सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जिन 2 खदानों को रद्द नहीं किया गया, उन 2 खदानों से कोयला निकालकर अडानी अपने पावर प्लांट में ले जा रहा है। इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसकी संपूर्ण जांच कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कहा गया है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी विवेक देवांगन, उनकी यह चिट्ठी है, जिस चिट्ठी में कहा गया है कि जो कोयला की खदानें अडानी को दी गई, वहां से कोयला निकालकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ और भारत सरकार के कानून के खिलाफ वहां से कोयला निकालकर अडानी अपने पावर प्लांट में लेके जा रहा है। यह साफ तौर पे इस चिट्ठी में लिखा है कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसकी पूरी तरीके से जांच कीजिए, नंबर 1। और नंबर 2,
इसी में एक और गंभीर जानकारी दी गई है कि 4.42 रुपए में, यानी कि 4 रुपए 42 पैसे में पर यूनिट 150 मेगावाट बिजली अडानी को गुजरात को देना था, गुजरात के बिजली के लिए देना था। गुजरात के लाल अडानी को, गुजरात की जनता को बिजली देना था 4.4 रुपए 42 पैसे यूनिट में। और इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि गुजरात सरकार के साथ किए गए समझौते का वायलेशन करके उस कॉन्ट्रैक्ट को धता बताते हुए अडानी ने पावर एक्सचेंज में वो बिजली बेच दी, यानी कि महंगे दामों में वो बिजली बेच दी। यानी कि कोयला क्राइसिस के समय में, बिजली संकट के समय में जब गुजरात को बिजली की जरूरत थी, उस वक्त बिजली को अडानी ने पावर एक्सचेंज में महंगे दामों पर बेच दिया। और यह चिट्ठी किसकी है? यह है विवेक देवांगन, आईएएस ऑफिसर, एडिशनल सेक्रेटरी, पावर डिपार्टमेंट, भारत सरकार। यानी जो आरोप मैंने कल लगाया था कि 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को मुफ्त में दे दिया, उसमें एक और गंभीर आरोप जुड़ गया आज कि गुजरात सरकार के द्वारा जो 150 मेगावाट का अडानी के साथ पावर सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, उसका उल्लंघन करते हुए बिजली सप्लाई गुजरात को नहीं की गई, बल्कि वो बिजली सप्लाई पावर एक्सचेंज में महंगे दामों पे अडानी ने बेच के मुनाफा कमाया। राजस्थान को धोखा दिया, गुजरात को धोखा दिया, पूरे देश को धोखा दिया। और मैं ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी, अगर आपके मंत्रालय के पावर मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखी थी तो 1 साल पहले चिट्ठी लिखी थी, तो आपकी सीबीआई क्या कर रही थी, आपकी ईडी क्या कर रही थी, आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? अडानी की इन खदानों को बंद क्यों नहीं किया गया? अडानी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो ये मुझे अपनी बात कहनी थी। आपको और कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये आप पढ़ लीजिए, मैंने बताया तो आपको। ये चिट्ठी है 24 फरवरी 2022 की, 1 साल पहले की चिट्ठी है। ये चिट्ठी है एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिपार्टमेंट की। ये चिट्ठी है विवेक कुमार देवांगन, आईएएस अधिकारी की। ये चिट्ठी राजस्थान की सरकार को लिखी गई, कोयला मंत्रालय को लिखी गई, और इस चिट्ठी में लिखा गया कि आप इस पूरे मामले की जांच कराइए। और 2 ये गंभीर मामले आए हैं कि जो कोयले का रिजेक्ट बताकर अडानी अपने पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल कर रहा है राजस्थान सरकार को दिए गए कोयला खदानों से, वो पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन है। इसकी जांच कराइए। पारसा और कांटा 2 कोयला खदानों का कोयला अडानी अपने बिजली पावर प्लांट में इस्तेमाल कर रहा है, नंबर 1 ये बात इसमें लिखी है। और दूसरी बात ये लिखी है, दूसरी बात इसमें पूछ लो और पूछ लो, बोलो। हाँ बोलो, रुक जाओ अभी तो। पेपर देखिए हिंदी वाला। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सारे लोगों ने कोयला घोटाला सुना होगा, CWG का घोटाला सुना होगा, 2G का घोटाला सुना होगा, 3G का घोटाला सुना होगा, जीजा जी का घोटाला सुना होगा।
आज जिस घोटाले के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिस घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं, यह घोटाला है अडानी जी घोटाला। यह अडानी जी घोटाला है। और यह घोटाला किसके संरक्षण में हुआ है? यह घोटाला हुआ है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में। मोदी जी की खुली छूट और अडानी की महालूट। यह पूरी कहानी मैं आपके सामने सिलसिलेवार बताने जा रहा हूं और इसके सारे कागजात और साक्ष्य यहां पर हैं जो आपको देंगे। आपको याद होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जब लाखों करोड़ का कोयला घोटाला सामने आया और यह पाया कि किस तरह से प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोल ब्लॉक्स आवंटित किए गए, तो उन्होंने बहुत सारी कोयला खदानों को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, उनका आवंटन सिरे से खारिज कर दिया और यह कहा कि यह आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है और कुछ चंद प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। वो कोल ब्लॉक्स रद्द हो जाते हैं। उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है। जब ये कोले का आवंटन, कोल ब्लॉक्स का आवंटन 2014 में सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है, तो प्रधानमंत्री जी आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा था, आपको याद होगा, कि कांग्रेस ने कोयला घोटाला करके पूरे देश के चेहरे पर कालिख पोतने का काम किया है। उस कालिख को कैसे आगे बढ़ाया है मोदी जी ने, उसकी पूरी कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। तो मोदी जी ने 2015 में देश की संसद के अंदर एक एक्ट बनाया, कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें कहा गया था कि राज्य सरकारों को बिजली के उत्पादन के लिए जो कोयला की खदानें दी जाएंगी वो किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं दी जा सकती, वो किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जा सकती, वो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके उस खदान को नहीं चलाया जा सकता। यह किसने कहा था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और भारत की सरकार ने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोयला की खदानों को रद्द किया है, कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द किया है। अब हम उसके लिए कानून बनाएंगे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोल ब्लॉक्स के आवंटन को लेकर संसद में कानून बनाया और उस कानून में सुप्रीम कोर्ट के मूल भावना की अवहेलना करते हुए कहा कि नहीं साहब, राज्य सरकारों को जो कोयला खदानें मिलेंगी उसमें 26% प्राइवेट कंपनियों को शेयर दिया जा सकता है, 26% ज्वाइंट वेंचर प्राइवेट कंपनियों के साथ किया जा सकता है। यानी 74% राज्य सरकार का मालिकाना हक होगा, राज्य सरकार का 74% शेयर होगा राज्य सरकार का, लेकिन 26% प्राइवेट कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर के रूप में शामिल किया जा सकता है। पहला खेल यहां से शुरू होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के भावना के विपरीत एक कानून पास किया गया। लेकिन मोदी जी की सरकार यही नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कोयला के आवंटनों को रद्द किया था, वो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। जिन कोल ब्लॉक्स को रद्द किया था उसमें 42 और 44 नंबर पर पारसा ईस्ट और कांटा कोयला खदान है। ये दो कोयला खदान याद रखिएगा।
ये सारे कोयला खदान रद्द हुए। ये 2 कोयला खदान राज्य सरकार को मिला था, राजस्थान की सरकार को मिला था, लेकिन इन 2 कोयला खदानों को रद्द नहीं किया गया क्योंकि ये दो कोयला खदान अडानी को मिले थे, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये 2 कोयला खदानें क्यों नहीं रद्द की गई, मोदी जी जरा बताइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन 2 कोयला खदानों के आवंटन को जारी कैसे रखा गया, मोदी जी जरा बताइए। ये 2 कोयला खदानें जो राजस्थान की सरकार को छत्तीसगढ़ में मिली थी, अडानी को दे दी गई और 74% शेयर इसमें अडानी का है और 26% शेयर राजस्थान की सरकार का है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन और भारत के सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का भी खुला उल्लंघन। अभी यही मामला नहीं रुकता है, यही मत रुकिएगा, कहानी और लंबी है। इस समझौते के हिसाब से कैसे अडानी को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला भारत की सरकार ने मुफ्त में दे दिया, इसकी एक एक कहानी परत दर परत मैं आपके सामने खोलूंगा। अडानी को यह कोयला मिल गया, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला, जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, सरकार ने नहीं माना। राजस्थान की सरकार के साथ जो समझौता हुआ वो चौंकाने वाला समझौता। 74% अडानी को, 26% राजस्थान की सरकार को, और कोयला राज्य सरकार को जो अडानी बेच रहे थे, राज्य सरकार की ही खदान से, वो कोयला कोल इंडिया से भी महंगा बेच रहे थे। कहानी यहां शुरू होती है। कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को जो कोयला देता है, वो कोयला देता है 2300 रुपए प्रति टन, और अडानी राजस्थान की कोयला खदानों से कोयला निकाल के राजस्थान को ही जो कोयला बेचता है, वो कोयला बेचता है 2000 रुपए टन। 23 राजस्थान की सरकार को कोल इंडिया देती है 2000 रुपए टन, अडानी देता है 2300 रुपए टन। 300 रुपए प्रति टन अपनी ही खदान से राजस्थान की सरकार वहां के पावर प्लांट में महंगा कोयला अडानी से खरीदती है। यानी खदान आवंटित हुई राजस्थान की सरकार को, भारत की सरकार ने कहा कोयला खदान आपकी है, कोयला सस्ते में निकालिए, सस्ते में खरीदिए, और जो बिजली का उत्पादन कीजिए वो सस्ता होगा, तो सस्ते में आप जनता को बिजली देंगे। लेकिन वो कोयला मिल गया अडानी को, वो खदान मिल गई अडानी को। अडानी राजस्थान की सरकार को 2300 रुपए टन में कोयला दे रहा है, और कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को 2000 रुपए टन में कोयला दे रहा है। आप सोचिए, जैसे आप एक भैंस खरीदे, भैंस के मालिक आप कह रहे पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, अडानी जी आप पालन पोषण कर लो, दूध जो निकलेगा बाजार से सस्ते दाम में हमको भी दे देना, और जो इससे मुनाफा होगा उसमें भी हमारा हक होगा। लेकिन अडानी जी ने कहा भैंस आपकी जरूर है, दूध हम निकालेंगे, बाजार से महंगे दाम पर आपको दूध भी देंगे, और इतना ही नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा दूध निकलेगा, ज्यादा दूध निकलेगा, उसको भी हम बेच के पैसा कमाएंगे। तो इन 2 खदानों में, पारसा और कांटा खदानों में, कोयले के रिजेक्ट के नाम पे खेल हुआ।
छत्तीसगढ़ की पारसा और कांटा खदानों में जो राजस्थान सरकार को आवंटित हुई थी वो अडानी को दे दी गई, और अडानी ने इसमें कोल रिजेक्ट के नाम पर एक खेल किया। यह खेल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। ये खेल क्या है? कोल इंडिया कहता है 2200 किलो कैलोरी तक का जो कोयला होता है वो कोयला पावर प्लांट के इस्तेमाल योग्य है। अडानी जी के साथ जो राजस्थान की सरकार ने, वहां की पावर लिमिटेड ने जो समझौता किया, उसमें लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा, उसमें लिखा गया 4000 किलो कैलोरी से नीचे का कोयला उपयोग के योग्य नहीं होगा, यानी कि इस्तेमाल के योग्य नहीं होगा। कोल इंडिया कहता है 2200 किलो कैलोरी तक का कोयला इस्तेमाल योग्य है पावर प्लांट में। राजस्थान की सरकार के साथ अडानी जो समझौता करते हैं वो कहते हैं 4000 किलो कैलोरी के नीचे का जो कोयला होगा वो इस्तेमाल के योग्य नहीं होगा, यानी कि वो रिजेक्ट माना जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया, उस एक्ट में साफ तौर पे लिखा है कि कोयले का एक टुकड़ा भी प्राइवेट कंपनी नहीं ले जा सकती। कोयले का एक टुकड़ा भी प्राइवेट कंपनी नहीं ले जा सकती। फिर आगे उस एक्ट में लिखा हुआ है कि भले ही वो रिजेक्ट के तौर पे कोयला हो, भले ही वो कोयला बेकार माना जाता हो, बावजूद इसके वो कोयला अथॉरिटी का होगा, यानी जिस सरकार को, जिस राज्य सरकार को वो कोयला खदान आवंटित होगी उसी का कोयला होगा। उसका रिजेक्ट भी कोई प्राइवेट कंपनी वाला बेच नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक्ट कह रहा है। उसमें भी आगे मजेदार खेल हुआ। उसमें खेल क्या हुआ? अडानी को रिजेक्ट के नाम पर 25% कोयला बेचने और अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई। जरा सोचिए, जो कोयला राजस्थान की सरकार के लिए इस्तेमाल योग्य नहीं, जो कोयला राजस्थान में बिजली बनाने के लिए योग्य नहीं, वही कोयला अडानी के प्राइवेट पावर प्लांट में बिजली बना रहा है। क्या मजेदार खेल है भाई। जिस कोयले को रिजेक्ट माना जा रहा है राजस्थान की सरकार के लिए, राजस्थान सरकार की खदान से वही कोयला अडानी रिजेक्ट के तौर पे निकालता है और अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल करके बिजली बनाता है। और मालूम है 25% कोयले का मतलब कितना हुआ? ये 2 खदानों में 1000 मिलियन टन कोयला अडानी को दिया गया है खोदने के लिए। 1000 मिलियन टन। और उसका अगर 25% मान लीजिए तो 250 मिलियन टन कोयला मुफ्त में अडानी को दे दिया गया है। और उसकी मौजूदा अगर कॉस्ट मानिए 1000 रुपए टन भी मानिए, और भविष्य में अगर उसको, उस कॉस्ट को आप एनालाइज कीजिए कि 30 साल की माइनिंग है तो 10 साल बाद, 15 साल बाद उस कोयले की कीमत क्या होगी, तो करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का कोयला मुफ्त में अडानी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया। और प्रति टन जिस सरकार के लिए कोयला इस्तेमाल होना चाहिए उसी को अगर 300 रुपए प्रति टन महंगा कोयला दिया जा रहा है, तो यह भी 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट में करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का कोयला अडानी को मुफ्त में दिया जा रहा है। कमाने के लिए रास्ता खोला जा रहा है। आज 300 रुपए प्रति टन महंगा ले रहा है, कल को 500 रुपए टन लेगा, फिर 1000 रुपए टन महंगा बेचेगा राजस्थान सरकार को। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताइए आप, अगर भारत की सरकार ने कानून बनाया
सुप्रीम कोर्ट ने कोयला की खदानों को रद्द किया, तो आखिर अडानी को ये 2 कोयला की खदानें अभी भी कैसे मिली हुई हैं? एक और मजेदार बात है, इसी तरह से कर्नाटक की राज्य सरकार को जो कोयला खदान मिली थी, उसको एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, एम्टा को, और उसने इन्हीं कानूनों का उल्लंघन किया। एम्टा ने, जो कलकत्ता की कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, वो एम्टा कंपनी कर्नाटक के कोयला खदानें जो उसको मिली थी, उसमें से कुछ कोयला उसने बेचा रिजेक्ट के तौर पे बाहर, तो उस पर सीबीआई की भी जांच हुई, ईडी की भी जांच हुई, और उसकी 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली गई इसी तरह के मामले में। लेकिन अडानी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है, अडानी जो मोदी सरकार के एक्ट की, भारत सरकार के एक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है, उस अडानी के पास ना सीबीआई गई ना ईडी गई। जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान, जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान। तो ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, इसके लिए मैं सीबीआई को भी चिट्ठी लिखूंगा, सीएजी को भी चिट्ठी लिखूंगा, और ये अडानी जी के घोटाले की पहली शुरुआत है, पहली किस्त है। नेटफ्लिक्स की लंबी सीरीज है, वो समय समय पर आपके बीच में जारी करता रहूंगा। लेकिन इसके 2 ही पात्र हैं, एक हैं मोदी जी और दूसरे हैं अडानी जी। मैं इस देश के करोड़ों लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, भारत माता के पास असीम संपत्ति है, असीम संपदा है, संसाधन है। आपको सस्ते में बिजली मिल सकती है, पानी मिल सकता है, शिक्षा मिल सकती है, स्वास्थ्य मिल सकता है। लेकिन आज पूरे देश के सामने मैं ये बताना चाहता हूं, देश के करोड़ों लोगों को ये बताना चाहता हूं कि महंगी बिजली की वजह मोदी का भ्रष्टाचार है, मोदी सरकार का आकंठ भ्रष्टाचार है। महंगी बिजली की कोई दूसरी वजह नहीं है। राजस्थान सबसे महंगी बिजली 10 रुपए यूनिट बिजली देने का काम करता है। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में मिलती है। और आप बताइए, जो कोयला की खदान राजस्थान सरकार को मिली, इसलिए मिली कि आप सस्ते में कोयला निकालिए, सस्ते में बिजली का उत्पादन कीजिए, सस्ते में वहां की जनता को बिजली उपलब्ध कराइए। आपने सारा का सारा कोयला उठाकर अडानी को सौंप दिया। सस्ते में कोल इंडिया से कोयला आपको मिलता है, उससे भी महंगा आप अडानी से खरीद रहे हो। तो ये एक महा घोटाला है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अब मैं एक एक करके आपको वो सारे कागजात दिखाऊंगा, एग्रीमेंट की कॉपी दिखाऊंगा, और आपको तब पता चल जाएगा। ये पहली बात तो वो 2 पारसा और कांटा कोयला की खदानें थी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। 42 और 44 नंबर पे साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा है ये कोयला खदानें रद्द। बावजूद इसके ये दोनों कोयला खदानें नरेंद्र मोदी जी की कृपा से अडानी के पास है, अडानी इसको चला रहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि ज्वाइंट वेंचर किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और अगर भारत के कानून को भी आप देखें तो 74 और 26% का उन्होंने अलाउ किया कि प्राइवेट कंपनियों को आप कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे रख सकते हैं, लेकिन मालिकाना हक जिस राज्य सरकार को कोयला की खदान मिलेगी उसी के पास रहेगा। तीसरा यह आदेश है जिसमें लिखा हुआ है कि द रिजेक्ट्स फ्रॉम द वॉशरी शैल बी प्रॉपर्टी ऑफ द अथॉरिटी एंड द
माइन ऑपरेटर शैल मेंटेन सेपरेट रिकॉर्ड्स ऑफ रिजेक्ट्स जनरेटेड एंड यूटिलाइज्ड। इसमें साफ तौर पे लिखा है, ये क्या है, ये भारत सरकार का मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर कोल माइनिंग है। ये मोदी सरकार का कानून है जो 2015 में बनाया गया। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो कोयला रिजेक्ट के तौर पे भी होगा वो कोयला अथॉरिटी की प्रॉपर्टी होगा, यानी अथॉरिटी इन दोनों माइनिंग के मामले में कौन है? राजस्थान की सरकार। तीसरा, खुद भी नहीं निकाल सकते, किसी और से भी नहीं निकलवा सकते, सिर्फ अडानी निकालेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं भैया, जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है अडानी हाँ 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 बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, राजस्थान सरकार ने अडानी के साथ जो समझौता किया है बहुत ही शानदार, इसको आप सुनिएगा। माइनिंग है राजस्थान सरकार की। इसमें लिखा हुआ है कि हियर बाई अपॉइंट्स द कंपनी एज द सोल एंड एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्टर फॉर परफॉर्मिंग द वर्क्स। RVUNL यानी जो राजस्थान की कंपनी है, shall not during the term of agreement undertake the works by itself or company or any other person to perform the works। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि राजस्थान की सरकार, जिसकी कोयला खदान है, जो मालिक है, वो खुद भी वहां से कोयला नहीं ले सकता, नहीं निकाल सकता, उस पर कोई अधिकार नहीं जता सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। और जो 74-26 इनको 74 दिया गया शेयर, वो वो आपने दिखा दीजिए। ये एमटा वाले केस है। और इसी तरह के एक मामले में जिसमें कि एमटा कंपनी को कोयला की खदान मिली थी, कर्नाटक सरकार को आवंटित कोयला की खदान, और उन्होंने कोयले के रिजेक्ट्स को बाहर बेचा था, कोयले को बाहर बेचा था। तो इस पर सीबीआई की भी रेड हुई, ईडी की भी कार्रवाई हुई और इसकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया ईडी ने। तो ये पूरे कागजात हैं। ये सारे कागजात आप लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में कितना बड़ा घोटाला अपने मित्र के माध्यम से वो करवा रहे हैं, ये पूरा सच आज आपके सामने मैंने रख दिया। किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गईं, भारत सरकार के कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, और एक आदमी को 1 लाख करोड़ रुपए की कोयला, 1 लाख करोड़ का कोयला मुफ्त में मोदी जी ने सौंप दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस देश के लोगों को अब ये सोचना होगा कि महंगी बिजली के पीछे जो कारण है, वो कारण संसाधन की कमी नहीं है, वो कारण है मोदी सरकार का भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार के कारण आपको महंगी बिजली मिलती है। आपके कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने कैलकुलेट करके बताया 50,000 करोड़ का कोयला ज्यादा दिया गया, आप 1 लाख करोड़ का की खदान पे। और सर, इसके पहले का एक बार टाइमलाइन आप समझा देते तो वो बेहतर होता। कब अलॉट हुआ कॉन्ट्रैक्ट, कब हुआ, ये पूरी टाइमलाइन। देखिए, ये कोयला खदानें आवंटित हुई थी 2007 और 8 में। ये कोयला खदान मिली थी राजस्थान की सरकार को, और इसलिए मिली थी कि आप सस्ते में कोयला अपने लिए निकालिए, अपने पावर प्लांट में उसको इस्तेमाल कीजिए, सस्ते में बिजली का उत्पादन कीजिए और सस्ते में बिजली जनता को दीजिए। यही मकसद होता है। कोयला खदानें इसीलिए राज्य सरकारों को दी जाती हैं। तो किया क्या, देश में अलग अलग राज्य सरकारों ने प्राइवेट कंपनियों को कोयला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया,
कोयला घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट आई, बहुत बड़े पैमाने पे छपा अखबारों में। तो उन सारे कोयले के आवंटनों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया 2014 में। जब रद्द किया तो उसकी लिस्ट बाकायदा जारी की कि कौन कौन सी खदान रद्द हुई, और उसमें ये 2 खदानें पारसा और कांटा जो राजस्थान की सरकार ने अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अडानी के साथ एग्रीमेंट किया था, उनको मिली थी। सारी खदानें रद्द हो गई। ये 2 खदानें जो अडानी को मिली थी ये रद्द नहीं हुई। पहला सवाल है मोदी जी से कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आखिर ये 2 कोयला खदानें रद्द क्यों नहीं हुई? और इन 2 कोयला खदानों में 1000 मिलियन टन कोयला निकालने की छूट अडानी को दी गई है। अगर मौजूदा रेट के हिसाब से 25% रिजेक्ट के नाम पर जो कोयला बेचने का अधिकार अडानी को दिया गया है, इसको अगर आप निकालेंगे मौजूदा रेट के हिसाब से तो ये करीब करीब धनराशि जाएगी 50,000 करोड़ रुपए। और इसके साथ साथ जो कोयला राज्य सरकार को, यानी राजस्थान की सरकार को अडानी इन्हीं कोयला खदानों से कोयला बेच रहा है। मजेदार बात यह है कि कोल इंडिया से जो कोयला मिलता है राजस्थान सरकार को बिजली बनाने के लिए, वो मिलता है 2000 रुपए टन, और अडानी से जो कोयला राजस्थान सरकार को मिलता है वो मिलता है 2300 रुपए टन। यानी अपनी ही माइनिंग, अपनी ही खदान से खुद को कोयला मिल रहा है 300 रुपए महंगा। तो ये अगर आंकड़ा निकाला जाए आने वाले 30 वर्षों के हिसाब से तो ये करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का मुनाफा मुफ्त में अडानी को पहुंचाया जा रहा है। अब तक जो कोयला निकल गया, जो पैसा लूट लिया अडानी ने, उसकी रिकवरी होनी चाहिए, छापेमारी होनी चाहिए। अवैध तरीके से जो कोयले की खदानें अडानी चला रहा है, इसके लिए उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी कंपनी बंद होनी चाहिए। और ये पूरा मामला बनाकर मैं सीबीआई को, ईडी को कार्रवाई के लिए चिट्ठी भी लिखूंगा, और कार्रवाई अगर नहीं हुई तो फिर न्यायालय का भी रास्ता खुला है, सदन का भी रास्ता खुला है, हर स्तर पे लड़ाई लड़ी जाएगी। आखिर इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, मोदी जी के नाक के नीचे हो गया, सुप्रीम कोर्ट और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन हो गया, और कहीं कोई आवाज नहीं निकल रही। राजस्थान की सरकार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी मैंने आपको बताया। 74% अडानी को, 26% राजस्थान सरकार को। कोल ब्लॉक है राजस्थान सरकार का, 74% ले जा रहा है अडानी। तो ये मामला है पूरा। और भी अगर आपके कोई प्रश्न हो, ना समझ में आ रहा हो तो आप बताइए। और ये जो रेट्स की बात कर रहे हैं, ये रिवाइज हुआ या फिर पहले ही वाज इट बीजेपी इन पावर और कांग्रेस इन पावर इन राजस्थान इन दिस? हर समय में चलता रहा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ जब वहां पे बीजेपी की सरकार थी, लेकिन सरकारें आती गई जाती गई, आती गई जाती गई, लेकिन अडानी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ। 2014 में उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि सारे कोल ब्लॉक्स रद्द हुए तो उसको भी रद्द कर दिया। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया, वरना अडानी जी के भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में होता तो वो तो रद्द नहीं करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। रद्द कर दिया, बावजूद इसके अडानी अपने कोयले की खदानें चलाता रहा और राजस्थान सरकार को कोयला बेचता रहा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को उसकी धज्जियां उड़ाते हुए ये कोयले की खदानें चलती रही अडानी की। और भारत की सरकार ने जो 2015 में
और मजेदार बात, वो प्रेम्बल जरा दिखाइए उसका कोल जो एक्ट बना है उसका। ये जो एक्ट बना इसकी प्रस्तावना पढ़िएगा, बड़े मजेदार है। जो मोदी जी ने एक्ट बनाया, उसकी प्रस्तावना पढ़िए। ये एक्ट क्यों बना, मोदी जी क्या लिख रहे हैं, क्यों बना ये एक्ट? मोदी जी लिख रहे हैं ये एक्ट इसलिए बनाया जा रहा है कि whereas the Supreme Court wide judgment dated 25th August 2014 read with its order dated 24th September 2014 has cancelled the allocation of coal blocks and issued direction with regard to such coal blocks, and the central government in pursuance of the said directions has to take immediate action to implement the said order। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। ये एक्ट की प्रस्तावना में लिखा गया है। भारत सरकार ने ये जो एक्ट बनाया इसकी प्रस्तावना में ही लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए यह एक्ट बनाया जा रहा है। और आप देखिए इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। मालिकाना हक अडानी को दे दिया गया है राज्य सरकार की खदान पे। यह तो घोर भ्रष्टाचार है, महाघोटाला है। यह मैं कहना चाहता हूं। Sir, what I'm failing to understand is आप कह रहे हैं कि कैंसिल हो गए सारी कोल माइंस, कैंसिल हो गए, कोल ब्लॉक्स कैंसिल हो गए, उसके बाद भी कैसे कोई प्राइवेट प्लेयर एक्सकवेट कर रहा था कोल वहां पे? हाँ, यही सवाल है, यही तो सवाल है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि राजस्थान की सरकार ने जो समझौता किया है अडानी से कि वो अपने ही खदान से चाहकर भी कोयला की खुदाई नहीं कर सकता, माइनिंग नहीं कर सकता, कोयला नहीं निकाल सकता। अपनी खुद को मिली कोयला खदान से, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। इसके पेपर 15 के बाद से इलीगली वहां पे इलीगली कोयला खदानें चल रही हैं छत्तीसगढ़ में, जो राजस्थान सरकार को 2 कोयला खदानें मिली थी, इलीगली चल रही हैं। और भी इलीगल क्या है कि राजस्थान सरकार और अडानी ने एक एग्रीमेंट किया कि 4000 किलो कैलोरी से नीचे का कोयला जो होगा वो रिजेक्ट माना जाएगा, जबकि कोल इंडिया कहती है कि 2200 किलो कैलोरी तक के कोयले को इस्तेमाल किया जा सकता है। 2200-2300 किलो कैलोरी के कोयले को 3000 किलो कैलोरी का कोयला इस्तेमाल होता है, 3500 किलो कैलोरी का कोयला इस्तेमाल होता है। लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट में क्या लिखा अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए? लिखा कि साहब 4000 से नीचे का किलो कैलोरी का जो कोयला होगा वो रिजेक्ट माना जाएगा, बेकार माना जाएगा। फिर मजेदार बात क्या होती है, जो कोयला, ध्यान से सुनिएगा अमित जी, जो कोयला राजस्थान के लिए रिजेक्ट है वो कोयला यहां से उठकर अडानी के पावर प्लांट में जा रहा है। अडानी के निजी पावर प्लांट में सरकारी कोयला इस्तेमाल हो रहा है। उसका रेलवे का दिखाइए जरा, वो रेलवे का जो रेलवे की आरटीआई है, ये रेलवे की आरटीआई है। इसको ध्यान से देखिए। ये रेल विभाग ने कागज उपलब्ध कराया कि कांटा और पारसा माइनिंग से अडानी के निजी पावर प्लांट में कोयला जा रहा है। ये सरकारी कोयला खदानें हैं, दोनों कोयला खदानें जिनकी बात मैं कह रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोयले का एक टुकड़ा भी प्राइवेट कंपनियां नहीं बेच सकती, एक टुकड़ा। और कितने का रिजेक्ट बेच रहे हैं ये मान के? 25% रिजेक्ट मान के बेच रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 29% तक रिजेक्ट अडानी बेच सकता है। आप सोचिए जरा, तो करीब करीब 1000 मिलियन टन की खदान अगर दी गई है खुदाई के लिए, 1000 टन कोयला दिया गया है, तो 250 मिलियन टन कोयला अडानी को मुफ्त में सरकार सौंप रही है कि बेटा जो तुम्हारे पावर प्लांट है उसको मोदी जी की कृपा से चलाओ, ले जाओ कोयला। और ये जितनी सारी बातें मैं बोल रहा हूं, ये सारी बातें लिखित रूप में सीबीआई को, ईडी को, सीएजी को शिकायत के तौर पे दूंगा। कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय भी जाऊंगा,
सदन में भी मामला उठाऊंगा और खुली चुनौती देता हूं अडानी को कि अगर मैंने कोई भी जानकारी इसमें से गलत दी है तो तुम घूम घूम के डिफेमेशन की बात करते हो, करो मेरे ऊपर डिफेमेशन, करो डिफेमेशन। इस तरह से लूट की खुली छूट, और देश के लोगों को महंगी बिजली मिल रही है, 10 रुपए यूनिट राजस्थान के लोगों को बिजली मिल रही है। तो ये पूरा मामला है। और कोई प्रश्न हो आपके तो बताइए। सर, साल 2015 में जो एक्ट आया उसमें प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप की बात कही गई है? उसमें कही गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नहीं कही गई थी। वो दोनों दिखा, पब्लिक का मतलब राज्य सरकार का हिस्सा होगा 74%, प्राइवेट ज्वाइंट वेंचर जो कंपनियां होंगी उनका हिस्सा होगा 26%। और इस राजस्थान में इसको टोपी ही पलट दिया, बोले 74% बेटा अडानी तुम ले जाओ, 26 में हम काम चला लेंगे। ये आप देखिए। पहली बात तो वो कोयला की खदानें रद्द क्यों नहीं हुई, पहला सवाल तो यही उठता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आवंटन रद्द कर दिया तो आपको रद्द कर देना चाहिए। अच्छा, रद्द भी नहीं किया तो कम से कम जो नई जो पॉलिसी मोदी जी ने बनाई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके भी बनाई, लेकिन चलो बनाई 74-26 ही बनाई, वही पालन कर लेते, उसका ही पालन कर लेते भाई। वो भी आपने पालन नहीं किया। अच्छा, वो भी छोड़ दीजिए। आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कि 4000 किलो कैलोरी के नीचे का जो कोयला होगा वो रिजेक्ट माना जाएगा। तो जो कोयला राजस्थान के लिए रिजेक्ट है वो अडानी के पावर प्लांट के लिए ओके है। यह है आरटीआई की जानकारी रेलवे विभाग की। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि वहां से सरकारी राजस्थान के लोगों सुन लो, आपका कोयला अडानी के प्लांट में बेचा जा रहा है, मुफ्त में लेके जाया जा रहा है, बेचा भी नहीं जा रहा, मुफ्त में लूटा जा रहा है। राजस्थान की जनता का कोयला, राजस्थान की जनता को सस्ती बिजली मिले उसका कोयला अडानी अपने पावर प्लांट में लगा रहा है। यह है उसकी पूरी डिटेल। अब बताइए इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। कितने साल का करार हुआ है? ये 30 साल का एग्रीमेंट है। 452 मिलियन टन की एक खदान से कोयला निकालना है और 525 मिलियन टन की एक खदान से कोयला निकालना है। लगभग 1000 मिलियन टन का कोयला निकालना है। अंतिम बात मैं कह रहा हूं, अंतिम बात क्या है, उस समय तो घोटाला हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो सारे कोल के आवंटन रद्द कर दिए ना। कोल ब्लॉक के आवंटन, सारे कोयला खदानों के आवंटन सुप्रीम कोर्ट ने कब रद्द किए? अगस्त और सितंबर 2014 में रद्द हो गए। फिर अब इसके बाद किसकी जिम्मेदारी है? ये कोयला खदानें रद्द कौन करता? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्यों नहीं रद्द हुई अडानी की 2 खदानें? पहला सवाल तो यह है ना, अडानी की ये 2 कोयला खदानें रद्द क्यों नहीं हुई? चलिए, आपने 2015 में कानून भी बना दिया, वो एग्रीमेंट की कॉपी दिखाइए। उस एग्रीमेंट में आपने लिखा कि जो ज्वाइंट वेंचर होगा वो 26% होगा और पीएसयू का जो हिस्सा होगा वो 74% होगा, यानी कि राज्य सरकार का मालिकाना हक उस खदान पे होगा जो खदानें उनको मिली हैं। ये लिखा हुआ है, आपके एक्ट में लिखा हुआ है। तब भैया बताइए आप, उसने 74 ले रखा है, राजस्थान को 26% दे रखा है। और यही नहीं, उस एग्रीमेंट को पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ कि राजस्थान खुद भी चाहे तो कोयले की माइनिंग वहां से नहीं कर सकता। राजस्थान अगर कहे कि भाई तुम महंगा कोयला हमको दे रहे हो, कोल इंडिया वाले तो हमको 2000 में दे रहे हो, तुम 2300 रुपए टन दे रहे हो, हम तुमसे कोयला नहीं लेंगे, तो ये नहीं कर सकती राजस्थान की सरकार। 15 मिलियन टन हर साल ना, 15 मिलियन टन हर साल कोयला खरीदना ही खरीदना है राजस्थान सरकार। अब आप बताइए, राजस्थान के प्रभारी इसको राजस्थान में मुद्दा बनाएंगे और इसीलिए मैंने इनको आज बुलाया भी था।
ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर हम ज़मीन पे उतरेंगे और हम अगले कुछ दिनों में राजस्थान के जितने ज़िले हैं, जितने संभाग हैं, सब जगह इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे और राजस्थान की जनता को जागरूक करेंगे किस तरीके से आपके साथ केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार चोरी भी कर रही है और कांग्रेस सरकार भी। मैं हैरान हूँ कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और दोनों आंख मूंद के बैठे हुए। तो ये सोचने का विषय है कि किस तरीके से इस देश के लोगों को दोनों पार्टियां मिलकर लूट रही है। धन्यवाद। हाँ, आप केंद्र सरकार और वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मामले में, लेकिन पीएम ने पंच कसा है आम आदमी पार्टी को लेकर कि कुछ लोग बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये प्रधानमंत्री ने बोला है। अपने लिए बोला है प्रधानमंत्री जी ने। कितनी कट्टरता के साथ बेईमानी कर रहे हैं देखिए ना आप। इससे निर्लज्जता, इससे कट्टरता से और क्या बेईमानी हो सकती है। अपने एक दोस्त को 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला भेंट कर दिया मोदी जी ने। इससे ज्यादा निर्लज्जता और इससे ज्यादा कट्टरता से बेईमानी हो सकती है क्या? तो अपने बारे में मोदी जी ने ये बात बोली। सर, एक आखिरी सवाल। अभी एनसीपीसीआर के जो चीफ हैं उन्होंने ट्वीट किया है इस मामले को लेकर कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के बाहर बच्चे मनीष सिसोदिया के समर्थन में आ रहे हैं। तो ये एनसीपीसीआर को लग रहा है वायलेशन है जो उनके नियम कानून है उसका। भाई, आप बच्चों की भावनाओं को कैसे रोक सकते हैं? क्या बच्चों के दिल में कोई सोच, कोई विचार, कोई भावना नहीं आनी चाहिए? या आ गया तो वो गुनाह है? अगर बच्चों को ये लग रहा है कि उनके एक योग्य कुशल शिक्षा मंत्री को जबरन जेल में डाल दिया गया है और बच्चे अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है और क्यों होनी चाहिए? हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, कोई यहाँ तानाशाही थोड़ी है। बच्चों को भी अगर लग रहा है कि उनके शिक्षा मंत्री के साथ गलत हुआ तो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। पॉलिटिकल मोटिव के लिए इस्तेमाल करना तो पॉलिटिकल मोटिव के लिए कौन इस्तेमाल कर रहा है भाई? कोई हमारी रैली में थोड़ी जा रहे हैं, वो कोई पार्टी बैनर के तहत कार्यक्रम में थोड़ी शामिल हो रहे हैं। वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। किस कानून में लिखा है कि भारत के बच्चे वो शिक्षा मंत्री के घर में नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते, चिट्ठी नहीं लिख सकते? कहां लिखा हुआ बताइए मुझे। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि अडानी का महाघोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि उस पे कई सीरीज में आपके सामने नेटफ्लिक्स का एपिसोड आएगा। इसके पहले 4 एपिसोड मैं जारी कर चुका हूं, लेकिन आज जो तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं यह अत्यंत गंभीर है और देश के 28 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। 28 करोड़ वो लोग जिसके भविष्य के बारे में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि तुम्हारा पैसा उठाकर पूंजीपतियों को सौंप दिया जाएगा। और यह फैसला कब लिया जाता है? 2015 में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, वो पीएफ का पैसा उठाकर 50 कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे। 50 कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 2 कंपनियां, अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस, ये 2 कंपनियां अडानी की हैं। और पैसा कितना लगा है आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 1,57,000 करोड़ रुपए, 1,57,000 करोड़ रुपए इन कंपनियों का शेयर खरीदा गया है। किसके पैसे से? जो भविष्य के सुरक्षा के लिए लोग, कर्मचारी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए पीएफ का पैसा रखते हैं, उस पैसे से
1,57,000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा गया है। करीब करीब 38,000 करोड़ रुपए का सालाना शेयर उन पैसों से खरीदा जाता है। बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाते हैं पार्कों में नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने में। मैं आज सभी उन अंकल्स से कहना चाहता हूं, आंटीज से कहना चाहता हूं, ध्यान से जरा सोचिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपका पैसा उठाकर किस तरह से पानी की तरह बहाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी आपके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, जरा सोचिए। और पार्कों में बैठिए और चर्चा कीजिए तो थोड़ी चर्चा इस पे भी कीजिए। वो सारे अंकल आंटी जो मोदी जी का नारा जोर जोर से लगाते हैं, आपका पैसा उठाकर नरेंद्र मोदी जी ने 1,57,000 करोड़ रुपए पीएफ का पैसा, इस देश के 28 करोड़ लोगों का पैसा उठाकर 50 प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदने में लगा दिए। और मजेदार बात देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सबने आगाह किया, भाई अब तो संभल जाओ, अब तो सावधान हो जाओ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है अडानी ने अपने शेयर को ओवर वैल्यू किया है, अपने शेयर की कीमतें फर्जी तरीके से बढ़ाई है, बाहर से पैसा काला धन लगा के अपने शेयर के दाम बढ़ाए हैं। उनके शेयर का वास्तविक दाम क्या है पता नहीं है। कृपा करके अब अडानी के शेयर मत खरीदो। किसने कहा? तमाम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने, तमाम अर्थशास्त्रियों ने, तमाम लोगों ने आगाह किया कि भाई ये बुजुर्गों का पैसा है, ये कर्मचारियों का पैसा है, ये इस देश के 28 करोड़ लोगों का पैसा है, इसको कम से कम अडानी की कंपनी में अब तो मत डुबाओ। लेकिन 27 मार्च को मीटिंग होती है ईटीएफओ बोर्ड की, और उस बोर्ड में जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आदरणीय देश के श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी जो देश के मंत्री हैं, वो उस बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये रिपोर्ट भी आ जाती है, आगाह भी किया जाता है कि भाई आप कर्मचारियों की जीवन से जुड़ा हुआ उनके भविष्य की निधि जो रखी है, उनके लिए जो पीएफ का पैसा उनके संकट के समय में काम आता है, कम से कम ये पैसा अडानी के ग्रुप पे मत लगाइए। लेकिन बावजूद इसके वो पैसा अडानी की उन 2 कंपनियों में फिर लगाया जाता है। क्या प्रेम है आपका अडानी से? आप देश के करोड़ों लोगों का पैसा क्यों उठा के अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं? एलआईसी में लुटा रहे हैं अडानी का पैसा, अडानी का पैसा उठाकर, एलआईसी का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, एसबीआई का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, पीएनबी का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, बैंकों का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, और अब ये पीएफ का पैसा, करोड़ों लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ पीएफ का पैसा वो उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बावजूद, शेयर को ओवर वैल्यू किया गया है, इसके बावजूद शेयर मार्केट में आप क्यों लगा रहे हैं? ये 1,57,000 करोड़ रुपए इस देश के लोगों का पैसा जब डूबेगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये 1,57,000 करोड़ रुपए लोगों के पीएफ का पैसा जब चंद पूंजीपति लूटकर भाग जाएंगे, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये जवाब देश के प्रधानमंत्री को, करोड़ों लोगों को देना चाहिए। और ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अडानी की कंपनी का वेटेज कम किया है, उसकी रेटिंग डाउन की है, आगाह किया है निवेशकों को कि भैया इनमें पैसा मत लगाओ आप, क्योंकि इनके शेयर की वास्तविक वैल्यू क्या है हमें पता नहीं।
ऐसे समय में भी भारत की सरकार 27 मार्च को जो मीटिंग होती है उसमें भी अडानी के कंपनियों में पीएफ का पैसा लगाने का निर्णय करती है। किसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है, ये मेरा सवाल था। और मैं समझता हूं कि अडानी के मामले, अडानी के घोटाले इतने बड़े हैं कि इसकी परत दर परत आगे भी खुलती रहेंगी। कुछ जानकारी रीना गुप्ता जी जो हमारी स्पोक्स पर्सन है वो भी आपसे शेयर करेंगी। रीना जी। देश के करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं निफ्टी 50 खरीद लीजिए। हमने निफ्टी खरीदा है। ये निफ्टी एक इंडेक्स है जो एनएसई, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो इंडेक्स बनाता है। जो देश की सबसे बढ़िया 50 कंपनी है उसका इंडेक्स बनता है। और हम और आप ये सोचते हैं कि इंडेक्स में अगर हमने पैसा लगाया तो हमारा पैसा सुरक्षित है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि जो अडानी के शेयर के, अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनका असली रेट क्या है ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए जो जितने सारे इंडेक्स हैं, पूरी दुनिया के कई इंडेक्स में अडानी ग्रुप के शेयर्स थे। वो जैसे अमेरिका का एक सबसे बड़ा इंडेक्स है मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स। मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स ने ये निर्णय लिया कि क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर का असली प्राइस हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम मॉर्गन स्टैनली के जो इंडेक्स हैं उसमें अडानी ग्रुप का वेटेज कम करेंगे। एक और बहुत बड़ा इंडेक्स है S&P इंडेक्स, उसने भी निर्णय लिया कि हम अडानी ग्रुप का या तो वेटेज कम करेंगे या कुछ इंडेक्स में से अडानी ग्रुप के शेयर्स को हटाया जाएगा। लेकिन हमारे देश का NSE जो है उसने कोई निर्णय नहीं लिया। उसने निर्णय क्यों नहीं लिया? क्या भारत सरकार का दबाव था? ये निर्णय उन्होंने नहीं लिया। अडानी ग्रुप की दोनों कंपनी को उन्होंने इंडेक्स से नहीं निकाला। इसकी वजह से आपका और हमारा जो 28 करोड़ लोगों की जो गाड़ी कमाई है और बाकी सारे लोग जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, रोज उनका पैसा अडानी ग्रुप की कंपनीज में लग रहा है। आज हमारी ये मांग है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अडानी ग्रुप की कंपनीज को क्लीन चिट नहीं देती है, तब तक देश के छोटे निवेशकों का पैसा बचाने के लिए सरकार को अडानी ग्रुप की दोनों कंपनीज को NSE से हटाना चाहिए। क्लीन चिट मिल जाती है, उसके बाद आप उसमें इंक्लूड करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती है तब तक पूरे देश के लोग, जो रिटायर्ड लोग हैं, बहुत छोटे छोटे निवेशक हैं जो निफ्टी में अपना पैसा लगाते हैं, उनका पैसा सुरक्षित नहीं है। और जब पूरी दुनिया के इंडेक्स अपने इंडेक्स में से अडानी ग्रुप की कंपनीज को हटा रहे हैं, तो हमारी सरकार ये निर्णय क्यों नहीं ले रही है? क्यों NSE को नहीं ये निर्देश दिया जा रहा कि जब तक क्लीन चिट नहीं मिल रही है ये दोनों अडानी ग्रुप की कंपनीज को इंडेक्स से हटाया जाए? आप लोगों के कोई प्रश्न हो? ये रिपोर्ट कब आई थी जिस रिपोर्ट का आपने रिपोर्ट आई थी कि ये पैसा नहीं लगाया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद तमाम लोगों ने आगाह किया सरकार को कि भाई, और ना भी आगाह करे तो साफ तौर पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि काला धन विदेशों से फर्जी कंपनियां बनाकर अडानी की कंपनी में भारत के अंदर लगाया गया और 100 रुपए के शेयर को 1000 रुपए, 1000 रुपए के शेयर को 10,000 रुपए ओवर वैल्यू किया गया, यानी कि गलत ढंग से, फर्जी तरीके से शेयर के दाम बढ़ाए गए। पहली बात मैं तो पूछना चाहता हूं कि 1,57,000 करोड़ रुपए ये शेयर के जुए में आप क्यों लगाना चाहते हैं? देश के लोगों के, करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा। क्या और संस्थाएं नहीं बची हैं? और बैंक विश्वसनीय संस्थाएं नहीं है जहां पे कि आप पीएफ का पैसा लगाइए और लोगों को उनके भविष्य निधि का लाभ दे सकिए? आपने इस शेयर मार्केट के धंधे में क्यों लगाया? पहला गुनाह तो मोदी सरकार ने यह किया। दूसरी बात, जब अडानी के बारे में रिपोर्ट आ गई तो आपने उन दोनों कंपनियों को उस शेयर की लिस्ट से बाहर क्यों नहीं किया? उन कंपनियों की लिस्ट से बाहर क्यों नहीं किया जिसपे
पीएफ का पैसा लगाया जा रहा है। भाई ये तो खुली आंखों से दिख रहा है ना कि एक आदमी अपने शेयर को गलत ढंग से उसके दाम को बढ़ा रहा है। और अगर भविष्य निधि के पैसे से, पीएफ के पैसे से आप उठाकर उनके शेयर खरीदोगे, वो शेयर डूबेंगे तो करोड़ों लोगों का पैसा डूबेगा, जाहिर सी बात है। जैसे एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है और एलआईसी ने उठाकर वो पैसा अडानी को दे दिया। आज लगभग 60,000 करोड़ रुपए एलआईसी के डूब चुके हैं। यानी कि जो निवेश एलआईसी ने किया था, जो पैसा एलआईसी ने लगाया था, उसके हिसाब से उनकी शेयर वैल्यू कुछ दिनों पहले तक 87,000 करोड़ रुपए थी। वो घट के करीब 27,000 करोड़ रुपए बची, 60,000 करोड़ रुपए लोगों के डूब गए। इसी तरीके से एसबीआई ने पैसा दे रखा है अडानी को। अडानी की कंपनियां डूब रही हैं तो जो पैसा कर्ज में दे रखा है, लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा, वो भी डूबेगा। इसी तरीके से पीएफ का पैसा, देश के करोड़ों लोगों का पैसा, पीएफ का पैसा उठा के आप अडानी को दे रहे हो। और चलो पहले दिया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, उसके बावजूद दे रहे हो। ईपीएफओ की मीटिंग जो होती है उसमें आप फैसला करके उनको पैसा दे रहे हो। तो ये क्या है? ये दिखा रहा है कि आपने आंख पे पट्टी बांध ली है अडानी की मोहब्बत में। कुछ नहीं दिख रहा है आपको। आखिर इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद उन दोनों कंपनियों को बाहर क्यों नहीं किया गया, जो कंपनियां डूब रही हैं और जिसके बारे में आपके पास तमाम जानकारी है। और यह मीटिंग जो मैंने आपको बताई, जो भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में हुई, यह 27 मार्च को हुई और उसके बावजूद अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया गया। सर, कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। डीवीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर समर्थन किया था उन्होंने केंद्र सरकार के पार्टी का कहते। अब वो शामिल हुए हैं तो उनकी मर्जी है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। कोई किस पार्टी में जा रहा है वो उसके बारे में तो वही बता सकता है क्यों जा रहा है। संजय जी, घोटाले की बात आप कर रहे हैं मोदी सरकार पे, लेकिन आज मोदी जी ने स्थापना दिवस पे ये कहा कि हनुमान से तुलना की, हनुमान जी दुष्टों का नाश करते थे, हम भ्रष्टाचार का कर रहे हैं। 2024 में भी हमारी सरकार बनेगी क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार अगर आज तक कोई आई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली ये भाजपा सरकार है। और इसने भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण कर दिया है। मतलब इतनी बड़ी लूट कर दो कि लोगों की सोच समझ से ही बाहर हो जाए। लाखों करोड़ का घोटाला कर दो। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया जाता है। 3.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का सेटलमेंट के नाम पर माफ कर दिया जाता है। एक अडानी को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ सौंप दिया जाता है। एक अडानी को बैंकों से उठाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया जाता है। एक अडानी का 86,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया जाता है। तो ये तो भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण हो गया, सेंट्रलाइज्ड करप्शन हो गया मोदी जी के राज में। तो मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार केंद्रीकृत है और भ्रष्टाचार ने सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। अगर उनको कार्रवाई करना है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को अपने ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर अपने दोस्त अडानी के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर नीरव मोदी पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, मेहुल भाई पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, ललित मोदी पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, हेमंत विश्व शर्मा पे करनी पड़ेगी, नारायण राणे पे करनी पड़ेगी, येदियुरप्पा पे करनी पड़ेगी, व्यापम वालों पे करनी पड़ेगी। बहुत लंबी सूची है। कैसी लड़ाई लड़ रहे हो आप भ्रष्टाचार से? कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। मैंने दिखाया तो था, एक जहाज में अडानी के साथ भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे, जहाज में घूम रहे हैं दोनों लोग। तो मैंने मोदी जी को समझाया कि मोदी जी, जहाज में झगड़ा नहीं किया जाता है। अब कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं?
ये देश इस बात को जानना चाहता है। 19 राजनीतिक पार्टियां जेपीसी की मांग कर रही थी, आप जेपीसी बनाने के लिए तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी जितने हैं वो सब नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द है। उनको पूरा संरक्षण मोदी जी का प्राप्त है और अपनी राजनीतिक सत्ता को कायम करने के लिए उन्होंने एक भ्रष्ट आर्थिक सत्ता अपनी तैयार की है अडानी के जरिए, और इसमें सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। एक दूसरा मुद्दा, आप लोग राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान की बात करते रहे। कर्नाटक हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी ने अपील की है राष्ट्रीय दर्जे में देरी को लेकर। देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई विज्ञान, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। जब 4 राज्यों में हमको 6% से ज्यादा वोट मिल गया, और सिर्फ 6% का सवाल नहीं है, 2 राज्यों में हमारी सरकार बन गई। गुजरात में हमको 14% वोट और 5 सीट मिल गई। गोवा में हमको 6.5% और 2 सीट मिल गई। तो तीसरे दिन ही चुनाव आयोग का पत्र हमारे पास आ जाना चाहिए था कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसमें तो कहीं कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्या है कि चुनाव आयोग काम कर रहा है मोदी जी के इशारे पर। चुनाव आयोग चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। तो वहां से पूछते हैं कि भैया बताइए हमें आगे क्या करना है, तो कहते नहीं नहीं रुके रहो रुके रहो। मैंने खुद ऑल पार्टी मीटिंग में सवाल उठाया था, चुनाव आयोग के सामने सवाल उठाया था कि भाई जब हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए सारे मानकों को पूरा करते हैं तो अब किस आधार पर हमारे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को रोके हुए हैं। तो उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए। कह लगे हाँ हाँ बहुत जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। ये बोला था मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने कि जल्दी करेंगे। अब वो जल्दी कब होगी? कर्नाटक का चुनाव आपने अनाउंस कर दिया। कर्नाटक के चुनाव में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं मिलती, आपने नहीं दिया। इसलिए हमारी इकाई वहां पर हाईकोर्ट में गई है और निश्चित रूप से इसमें हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम सारे मानक पूरे करते हैं। What is the official stand that the election commission has told the Aam Aadmi Party on this? Like, is there any particular reason why this is not being given, or are they why are they not taking? I can tell you about Constitution Club meeting. उसमें सारी पार्टियां थी, उसके सामने उन्होंने मेरे से कहा था कि हम जल्द ही इस पे फैसला लेंगे। But no official communication. नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन। हमने जरूर उनसे बार बार टाइम मांगा, हमने बार बार उनको जरूर कहा, हमारे सचिव पंकज गुप्ता जी ने, लेकिन ना उन्होंने मिलने का कोई टाइम दिया। सोचिए, मिलने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। एक पार्टी जो हर मानक पूरा कर रही है राष्ट्रीय पार्टी बनने का, उससे मिलने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। पंकज गुप्ता जी ने बार बार चिट्ठी लिख के उनसे टाइम मांगा। तो ये सवाल है चीफ इलेक्शन कमीशन से, सीईसी से। और दूसरा, आज तीसरी चार्जशीट भी ईडी की आ गई और हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ न कोई साक्ष्य पहले था न अब है। उन्होंने अपना मंत्री पद भी त्याग दिया, जेल में प्रताड़ना भी झेल रहे हैं। तीसरी चार्जशीट भी ईडी की आ गई, लेकिन उसमें भी मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है। इसका मतलब साफ संदेश है, प्रताड़ित करो, परेशान करो और हर तरीके से दबाव बनाओ, मनोबल तोड़ने का प्रयास करो। इसलिए जो लोग शराब घोटाला करते हैं, इसकी सच्चाई दूर दूर तक कहीं नहीं है। और इसीलिए तीसरी चार्जशीट में भी ईडी मनीष सिसोदिया के